हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले आप चैप्टर के नेम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसमें हमने डिस्कस क्या करना है इस पूरे चैप्टर में। नेम को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस करना है। स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस करना है जब वो रेस्ट पर हों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन हम यूं कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस हमने इसको डिस्कस करना है, किसको? इलेक्ट्रिक चार्जेस को, जब वो रेस्ट पर हों। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में हमें पता है कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, और जब वो मिलते हैं तो उनके मिलने से एटम और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसमें आज हम सबसे इम्पोर्टेंट लॉ को डिस्कस करेंगे, जो कि मैट्रिक में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसके अलावा इंटर में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीएससी एमएससी लेवल में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिक लॉ है ये फिज़िक्स का, मतलब ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन और फार्मूला और उसकी डेरिवेशन डिस्कस करने से पहले हम उसकी चंद बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस और एक नेगेटिव चार्जेस। और ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये भी हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा, इसी तरह पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा। मतलब लाइक चार्जेस जो होते हैं, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जबकि ओपोजिट चार्जेस जो होते हैं, जैसे नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। मींस के ओपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। असल में कूलम लॉ इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड है। मतलब अगर दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, उनके दरमियान जो फोर्स है उसको मेजरमेंट किया था सबसे पहले कूलम ने। उसके नाम से हमने इस लॉ का नाम रख दिया कूलम्स लॉ। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, एक Q1 है पॉइंट चार्ज, जबकि सेकंड पॉइंट चार्ज है Q2। एक दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। फर्स्ट एग्जांपल हम अगर लें, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट मीन्स के ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है जबकि दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनकी फोर्सेस एक दूसरे की तरफ लग रही होंगी। तो इसके लिए कूलम ने जो स्टेट किया था लॉ, उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स जो है, जो Q1 Q2 पे लगा रहा है या Q2 Q1 पे लगा रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट के, इन चार्जेस के प्रोडक्ट के, Q1 इंटू Q2 के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स किसके? इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ये दो पॉइंट्स थे मेन इस लॉ के। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं इन दोनों को, तो हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब इक्वल के साइन में हम कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स कि हमें कोई कांस्टेंट लिखना होता है। यहाँ पर हम K यूज़ कर लेते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोबारा से एक दफ़ा देख लें, Q1 Q2 चार्जेस थे और R उनके दरमियान डिस्टेंस था। ठीक है, तो अगर हम स्टेटमेंट उस लॉ की लिखें, कूलम्स लॉ की, तो हम यूँ लिख सकते हैं, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज़ मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, जो हम लिख चुके हैं, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हमने ख़त्म किया और इक्वल का साइन लगाया तो हमने साथ में के कांस्टेंट यूज़ किया। अब यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी? के कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है मीडियम पे कि उन दोनों चार्जेस के दरमियान क्या चीज़ मौजूद है जिसके ज़रिए वो फोर्स लग रही है, उस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हवा है तो हवा के लिए उसका कांस्टेंट डिफरेंट होगा, अगर स्पेस है, हवा नहीं है, कोई भी चीज़ दरमियान में नहीं है, उसका कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर उनके दरमियान ग्लास है, माइका है या कोई रबड़ है, हर केस में उसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू डिफरेंट होगी। हम यूँ कह सकते हैं कि मीडियम पर डिपेंड करती है के की वैल्यू। अगर हम यूँ कहें कि दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, हवा तक नहीं है, फ्री स्पेस है, इट मीन्स कि हम फिर ये लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसे यूनिट्स में इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों में ये पूछी जा सकती है। टू मच इम्पोर्टेंट हैं ये। तो हम यूँ कह सकते हैं कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ के की जगह पर वो उसकी वैल्यू लिख दी है फ्री स्पेस के लिए कांस्टेंट की। अब हम दोबारा लाइक चार्जेस की एग्जांपल लें कि दो लाइक चार्जेस हैं, दोनों पर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो उसकी डायग्राम हमने कुछ यूं ड्रॉ की थी और हमने कहा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मतलब फोर्स तो दोनों एक दूसरे पर एग्जर्ट कर ही रहे हैं, उस फोर्स की वजह से वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मतलब Q1 Q2 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है जिसको हम कह देते हैं F21। इसी तरह जो 1 पर फर्स्ट चार्ज पर फोर्स लग रही है उसको हम कह देते हैं F12। आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू F21, यानी उनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी लेकिन सिर्फ इन ओपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए माइनस का सिंबल आएगा। कूलम फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब F21 हो चाहे F12 हो, दोनों की वैल्यू यही होगी, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ सकता है। लेकिन अगर हम इनको इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर लिखें, यूनिट वेक्टर हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और वो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। वो फोर्स जो Q1 की वजह से Q2 पर लग रही है उसके लिए हम उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे R21। तो F21 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। इसी तरह Q2 से Q1 की तरफ जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम R12 लिखेंगे। तो F12 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। तो अब तक हमने फाइंड किया कूलम फोर्स का फार्मूला फॉर स्पेस। मतलब जब दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान स्पेस है फ्री ऑफ एयर एंड एनीथिंग एल्स, तो तब कूलम फोर्स का फार्मूला था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन
अगर उसके दरमियान दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद है, फॉर एग्जांपल एयर है, वैक्यूम है, या कोई गैस है, कोई ग्लास है या रबर है, देन उसका फार्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। यहाँ पर एप्सिलॉन R जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम के लिहाज से, जो कि चेंज होती रहती है और उसकी वैल्यू भी हर मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होती है, फॉर एयर 1.0006। इसी तरह रबड़ के लिए 2.94 होती है। आपकी बुक पर एक पूरा टेबल दिया गया है, आप वहाँ से सबकी वैल्यूज़ देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। इट कैन बी आस्क्ड इन MCQs क्वेश्चंस। ये तो था आज का हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर फ्री स्पेस हो तब कूलम फोर्स का फार्मूला क्या होता है और किन किन चीज़ों पर डिपेंड होता है। लेकिन अगर उसके दरमियान एयर आ जाए या वैक्यूम आ जाए या रबड़ आ जाए या कोई भी मीडियम आ जाता है, तब उसका फार्मूला क्या होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।